लालची जलेबी वाला। एक छोटे से कस्बे में गोपाल नाम का एक जलेबी वाला रहता था। उसकी जलेबियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। खस्ता, गरम गरम और इतनी मीठी कि लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। लेकिन गोपाल की एक बुरी आदत थी, वो बहुत लालची था। गोपाल हमेशा ग्राहकों को कम जलेबी तौलता, पैसे ज्यादा लेता और कहता, अरे भाई, मेरी जलेबी इतनी खास है, थोड़ा ज्यादा दाम तो बनता ही है। गांव वाले मन ही मन नाराज होते, पर जलेबी के चक्कर में कुछ कह नहीं पाते। एक दिन एक बूढ़ी दादी उसकी दुकान पर आई। दादी ने कहा, बेटा, मुझे बस 2 ही जलेबी दे दो। लेकिन गोपाल ने सोचा, इतनी बूढ़ी दादी क्या समझेंगी, इन्हें कम जलेबी दूंगा और पैसे ज्यादा ले लूंगा। जैसे ही दादी ने जलेबी खाई, वो मुस्कुराई और बोली, गोपाल बेटा, लालच बुरा होता है, याद रखना, जो देता है वही वापस मिलता है। गोपाल हंस दिया, अरे दादी, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। उस रात गोपाल दुकान बंद करके सोने गया। अचानक धप, हलचल हुई। देखता क्या है, उसकी बड़ी कड़ाही से जलेबियां खुद ब खुद बाहर कूदने लगी। वे घूम घूम कर चिल्लाने लगी, लालची गोपाल, लालची गोपाल। गोपाल डरकर इधर उधर भागने लगा। जलेबियां उसे पकड़कर जलेबी का गोल गोल घेरा बनाने लगी। थोड़ी देर बाद दुकान में वही दादी प्रकट हुई। वे मुस्कुरा रही थीं। अब उनका चेहरा चमक रहा था। गोपाल समझ गया, ये कोई साधारण दादी नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप थी। दादी बोली, गोपाल, तुम्हारी मेहनत अच्छी है, लेकिन लालच से तुम्हारा नाम बिगड़ रहा है। अगर लोगों को खुशी से खिलाओगे, ईमानदारी से कमाओगे, तो असली मिठास तुम्हारी जिंदगी में आएगी। गोपाल रोते रोते बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। अगली सुबह गोपाल ने अपनी दुकान की तख्ती बदल दी। ईमानदार जलेबी, दिल से मीठी। अब वो पूरे दिल से जलेबी बनाता, ठीक से तौलता और मुस्कुरा कर देता। लोग उसकी ईमानदारी से इतना खुश हुए कि कुछ ही दिनों में गोपाल की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। कहानी का संदेश, लालच से मिठास नहीं, मुसीबत मिलती है। ईमानदारी से कमाया हुआ हर निवाला सबसे मीठा होता है। गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई, आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ, जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था, तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान? अभी कमला ये सब सोच ही रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया। अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले, 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है। अब दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा
पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी। और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत ज़रूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया। फ्लाइंग ऑटो। नंदनगर में सोमू अपना ऑटो चलाता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार था। वह अपने ऑटो में बैठने वाले सभी लोगों से बड़े ही प्यार से बातें करता था, उन्हें सही जगह और सही पैसे लेकर पहुंचाता था। भैया, यूनिवर्सिटी चलोगे? हाँ जी, जरूर चलेंगे। कितने पैसे लेंगे आप? जो मीटर से बन जाए। ठीक है, मगर जरा जल्दी पहुंचा देना, एग्जाम के लिए मुझे बहुत देर हो रही है। सोमू तेजी से ऑटो चलाकर उसे यूनिवर्सिटी पहुंचा देता है। उस इलाके के सभी लोग सोमू को फ्लाइंग ऑटो वाले के नाम से जानने लगे, क्योंकि वह ऑटो ऐसे चलाता था मानो कि ऑटो उड़ रहा हो। सोमू का काम सही चल रहा था। बाकी सभी ऑटो वाले उससे जलने लगे। ये सोमू का कुछ करना होगा, सारी सवारियां इसी के ऑटो में बैठती है। अरे हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। एक दिन जब सोमू अपना ऑटो स्टैंड पर खड़ा कर कहीं काम पे चला गया तो एक ऑटो वाले ने उसके ऑटो की ब्रेक फेल कर दी। अब चला फ्लाइंग ऑटो, ऑटो रुकेगा ही नहीं, अब मजा आएगा। जब सोमू वापस आया तो ऑटो स्टैंड पर एक सवारी खड़ी थी। भैया, आर्मी स्टेशन कैंट चलोगे? जरा जल्दी है। हाय साहब, अगर जल्दी है तो सामने वाले ऑटो में बैठ जाओ, वो फ्लाइंग ऑटो है, समय से पहुंचा देगा। हाँ हाँ, आइए सर, मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा। बस आप ये अपना बड़ा पैकेट ऑटो के पीछे बांध दीजिए। और सोमू सवारी को ऑटो में बिठा अपनी स्पीड पकड़ लेता है और स्टेशन कैंट की ओर चल पड़ता है। बाकी सभी ऑटो वाले उसके जाते ही हंसने लगते हैं। हा 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 हा, अब आएगा मजा जब ऑटो रुकेगा ही नहीं। अब फ्लाइंग ऑटो खत्म। आधे रास्ते में आते ही जैसे ही सोमू ने स्पीड कम करने की कोशिश की तो वह देखता है कि ब्रेक तो लग ही नहीं रहे। अरे अरे, मेरे ऑटो को क्या हो गया? मेरी ब्रेक क्यों नहीं लग रही? तभी वह आदमी कहता है, क्या हुआ भैया ऑटो वाले, तुम्हारी तो स्पीड कम नहीं हो रही, एक्सीडेंट करोगे क्या? अरे अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। सोमू ऑटो को गलियों से निकालकर एक खुली सड़क पर ले आता है। तभी ऑटो में बैठी सवारी बोलती है, अरे भैया ऑटो वाले, तुम फिक्र न करो, मैं अभी पीछे बंधा पैराशूट खोल देता हूँ। क्या कहा सर, पैराशूट? हाँ हाँ, पैराशूट। तुम्हें पता नहीं मैं आर्मी में हूँ और अपना पैराशूट लेकर कहीं जा रहा था। और उसने ऑटो में बैठे बैठे ही हाथ बाहर निकालकर पैराशूट की रस्सी खोल दी और पैराशूट के खुलते ही हवा का दबाव कम होने से ऑटो की स्पीड कम हो गई और ऑटो रुक गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया, धन्यवाद तो आपका भी, आप सबको सही समय पर पहुंचाते हैं ना, लेकिन बाकी लोगों से सावधान रहे। सोमू उस आदमी का धन्यवाद करता है और अपना ऑटो सही कराकर फिर से चलाने लगता है और फ्लाइंग ऑटो खत्म नहीं होता। पेट्रोल चोर। नैयापुर गांव में एक दिन मंगत नाम का एक व्यापारी बाहर गांव से चटाई बेचने आता है। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जो बहुत ही ज्यादा पेट्रोल पीती थी। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सामान रख गांव में बेचने आता था। चटाई ले लो, चटाई, रंग बिरंगी चटाई। अरे ओ चटाई वाले, चटाई तो देना। तुम्हारी चटाई तो बहुत अच्छी है, मुझे 5 दे दो। बहन जी, आज सारा माल खत्म हो गया है। आज तो मेरे पास अभी 2 ही चटाइयाँ हैं। अगर आप कहें तो मैं कल 3 नई चटाइयाँ लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है।
मंगत राम अगले दिन 3 चटाई लेकर उनके घर पहुंचता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है और घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। बार बार घंटी बजाने के बाद भी घर से बाहर कोई नहीं निकलता। लगता है कोई नहीं है घर में, कल आऊंगा। उसी वक्त अचानक मंगत की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। लगता है आज भी इसका पेट्रोल खत्म हो गया। अभी तो कोई बिक्री भी नहीं हुई, घर कैसे जाऊं? मंगत राव वहां खड़ी गाड़ी में पाइप डालकर पेट्रोल निकाल लेता है। यह तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वह अगले दिन से यही करने लगा। जो भी गांव वाला घर नहीं होता वह उसकी गाड़ी से चुपचाप पेट्रोल निकाल लेता। ये ठीक है, मेरी चटाइयाँ भी बिक जाती हैं और आने जाने का पेट्रोल भी मिल जाता है। गांव के लोग परेशान होने लगे। अरे भाई, हमारे गांव में ये पेट्रोल चोर कौन है? जितना भी पेट्रोल डालो अगले दिन खाली हो जाता है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। गांव वाले चोर को पकड़ने की तरकीब बनाते हैं और सभी गाड़ियों को एक जगह खड़ा कर देते हैं और हर गाड़ी में पेट्रोल की जगह पक्का रंग डाल देते हैं। तभी मंगत राम वहाँ आता है। अरे भाई, आज सबकी गाड़ियाँ एक साथ क्यों खड़ी हैं? कल यहाँ गाड़ियों की एक प्रतियोगिता होने वाली है, इसीलिए सब यहाँ लाइन से खड़ी हैं। मंगत राम सोचता है, फिर तो ये सभी पेट्रोल से भरी होंगी। आज रात बड़ी बोतल लाऊंगा और सबका तेल निकाल लूंगा। मेरे कई दिन निकल जाएंगे ऐसे। रात में जब मंगल तेल निकालता है तो उसके सारे मुंह और कपड़ों पर पक्का रंग चढ़ जाता है। एक गांव वाला उसे देखकर शोर मचाता है, और पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो पेट्रोल चोर। गांव वाले चटाई वाले की खूब पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं चोरी करना बुरी बात है। बांस चिकन बिरयानी वाला। वसीम और जमाल दो दोस्त थे। वह दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। एक ही साथ जंगल में बांस काटने के लिए जाते थे और रोज बांस लाकर बाजार में बेच दिया करते थे। वसीम भाई, आज हम दोनों जंगल के दूसरी तरफ नदी के उस पार जाएंगे। सुना है उधर बहुत बड़ी और लंबा बांस मिलता है। अच्छा जमाल, हम जा सकते हैं, लेकिन अगर नदी में बहाव ज्यादा हो गया तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। अरे वसीम भाई, उससे पहले ही हम आ जाएंगे ना। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसा सोचकर दोनों दोस्त नदी पार करके जंगल के उस पार चले जाते हैं। दोनों मिलकर ढेर सारे बांस काटते हैं। बड़े बड़े लंबे बांस के पेड़ थे, इसीलिए सारे बांस इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में बारिश होने लगी और धीरे धीरे से नदी में पानी का बहाव बढ़ने लगा। जब जमाल और वसीम गांव जाने के लिए नदी के पास आए। भाई जमाल, अब देखो क्या हुआ, नदी में पानी बढ़ गया है। अब हम उस पार नहीं जा सकेंगे। हाँ भाई, हम एक काम करेंगे, बारिश रुकने तक यहीं पर रुकेंगे। लेकिन उस रात को बारिश रुकने की नाम ही नहीं लिया। दोनों एक पेड़ के नीचे जंगल में ही सो गए। जब दोनों सुबह उठे, नदी में पानी कम हो चुकी थी। जब दोनों गांव वापस आए तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन दोनों का घर बारिश की वजह से टूट जाते हैं। अरे वसीम भाई, ये क्या हो गया? अब हमारे पास घर भी नहीं है और खाना पकाने के लिए सामान भी नहीं है। आज से हम क्या खाएंगे? तुम घबराओ मत जमाल, हमारे पास बांस है ना, हम उसी से काम चला लेंगे। जब दोनों बांस बेचने के लिए मार्केट गए, वहां पर भी तूफान और बारिश की वजह से सारे दुकान बंद थे। उन दोनों को क्या करना था समझ में नहीं आया। तभी वसीम ऐसा बोला, जमाल, हम एक काम करेंगे, हम इस बांस में बांस की बिरयानी बनाएंगे। घर में जो कुछ भी बचे चावल और सामान है ना, हम उसी से बिरयानी बनाकर खाएंगे। चलो। आइडिया आते ही जमाल और वसीम बांस की बिरयानी बनाने में लग जाते हैं। बांस में चावल, चिकन, मसाले डालकर आग पे सेकने लगे। कुछ देर के बाद जब बांस पूरी तरह जल गई, तब वसीम और जमाल बांस में से बिरयानी निकालकर खाते हैं। अरे वाह वसीम, बिरयानी तो स्वादिष्ट है, लाजवाब है।
जमाल, मैंने बिरयानी बनाना मेरे दादा से सीखा है। वसीम भाई, वैसे भी बारिश की वजह से हम बांस बेच तो नहीं सकते, क्यों ना हम बांस का बिरयानी बनाकर बाजार में बेचें। ऐसा सोचे और तुरंत बाजार में एक बांस की बिरयानी बनाने वाली ठेले को खोलते हैं। उनका स्वादिष्ट बिरयानी बहुत फेमस हो जाती है। वहाँ पर खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अरे वाह भाई, आपका बांस की बिरयानी का तो जवाब ही नहीं है। कुछ ही महीनों में वसीम और जमाल मार्केट में अपना एक होटल भी खोलते हैं और खूब पैसे कमाने लगे।